सिर्फ एक छिलके से घुटनों का दर्द खत्म। बेटे का घमंड टूटा। जिस पिता ने बेटे को अपाहिज होने से बचाने के लिए अपने पैरों की बलि दे दी, आज वही बेटा पिता के लंगड़ाने से शर्मिंदा होकर उन्हें अंधेरी कोठरी में छिपा रहा था। फिर कूड्डे में फेंके जाने वाले एक छिलके ने ऐसा चमत्कार किया कि घमंडी बेटे की रूह कांप उठी। जिस पिता ने बेटे को अपाहिज होने से बचाने के लिए अपने पैरों की बलि दे दी, आज वही बेटा पिता के लंग डाने से शर्मिंदा होकर उन्हें अंधेरी कोठरी में छिपा रहा था। फिर कूड्ढे में फेंके जाने वाले एक छिलके ने ऐसा चमत्कार किया कि घमंडी बेटे की रूह कांप उठी। रात का तीसरा पहर बीत चुका था। 68 साल के राधेश्याम जी की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उनके दोनों घुटनों में ऐसी भयानक वेदना हो रही थी मानो कोई हथौड़े से उनकी हड्डियों को चकनाचूर कर रहा हो। जीवन भर डाकिये की नौकरी करते हुए उन्होंने मीलों का सफर पैदल ही तय किया था, लेकिन बुढ़ापे में उनके वही पैर अब उनका साथ छोड़ चुके थे। उनके घुटनों का ग्रीस पूरी तरह से खत्म हो चुका था और हड्डियां आपस में रगड़ खा रही थीं। प्यास के मारे उनका गला सूख रहा था। उन्होंने कांपते हुए अपने बिस्तर के पास रखी बैसाखी को पकड़ा और उठने का प्रयास किया, लेकिन उनके कमजोर पैर उनका वजन नहीं सह पाए और वो एक तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। इस धमाके की आवाज सुनकर उनके आलीशान घर के सबसे बड़े कमरे का दरवाजा झटके से खुला। उनका इकलौता बेटा प्रकाश और बहू नेहा बाहर आए। प्रकाश शहर का एक बहुत बड़ा आभूषण व्यापारी बन चुका था और उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दौलत के साथ साथ उसके अंदर अहंकार ने भी पूरी तरह से घर कर लिया था। बाबूजी, क्या मुसीबत है ये? आपसे एक रात चैन से सोया नहीं जाता। कल सुबह हमारे नए और सबसे बड़े आभूषण कक्ष का उद्घाटन है। शहर के सबसे बड़े अधिकारी और प्रतिष्ठित लोग आने वाले हैं। मुझे सुबह जल्दी उठकर इंतजाम देखने हैं और आप हैं कि रात भर ये बर्तन गिराने और कराहने का नाटक करते रहते हैं। प्रकाश ने क्रोध में अपनी आंखें तरेरते हुए कहा। राधेश्याम जी ने जमीन पर पड़े पड़े ही अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रुंधे हुए गले से बोले, मुझे क्षमा कर दे मेरे बच्चे। प्यास बहुत जोरों की लगी थी और घुटनों का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। पैर टिक नहीं पाए इसलिए गिर गया। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं बिगाड़ना चाहता। तभी नेहा ने अपने रेशमी कपड़ों को संभालते हुए मुंह सिकोड़कर कहा, देखिए प्रकाश, मैंने आपसे पहले ही कहा था, कल हमारे समारोह में इतने बड़े बड़े लोग आएंगे। अगर बाबूजी ऐसे ही अपनी बैसाखी लेकर उनके सामने लंगड़ाते हुए पहुंच गए तो हमारी कितनी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े व्यापारी का पिता ऐसे भिखारियों की तरह चलता है। एक काम कीजिए, कल पूरे दिन के लिए इन्हें पीछे वाले पुराने गोदाम के कमरे में भेज दीजिए। वहीं इनका खाना पानी रखवा देंगे। कम से कम हमारे खास मेहमानों के सामने हमारा रुतबा तो खराब नहीं होगा। प्रकाश ने तुरंत अपनी पत्नी की बात में हामी भर दी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो नेहा। बाबूजी, कल आप भूलकर भी मुख्य भवन की तरफ मत आना। आपकी इस बीमारी और लंगड़ाने की वजह से मेरा व्यापार और मेरी छवि खराब होती है। इतना कहकर वो दोनों वापस अपने वातानुकूलित कमरे में चले गए और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। राधे श्याम जी उस ठंडे फर्श पर पड़े पड़े बस अपने भाग्य पर रोते रहे। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक साइकिल के पैडल मारते हुए गुजार दी, आज उस बेटे को अपने पिता के चलने के तरीके से शर्म आ रही थी। मेरे आदरणीय और प्रिय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। आज के इस आधुनिक युग में हम अपने घरों को तो बहुत बड़ा बना लेते हैं, लेकिन हमारे दिलों की जगह छोटी होती जा रही है। जरा सोचिए, जिन पैरों ने हमें चलना सिखाया, जिनकी उंगली पकड़कर हमने इस दुनिया को देखा, आज उनके कमजोर होने पर हम उन्हें ही घर से बाहर का रास्ता क्यों दिखाने लगते हैं। अगर आपके दिल में भी अपने माता पिता के लिए असीम प्रेम और सच्चा सम्मान है, तो अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे समाज की इसी कड़वी सच्चाई को आपके सामने लाने और रिश्तों की अहमियत बताने की शक्ति देता है। अपनी भावनाओं को आवाज देने के लिए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बने। अगले दिन सुबह से ही घर में जश्न का माहौल था। बाहर बड़े बड़े टेंट लग चुके थे। महंगे पकवानों की खुशबू से पूरा मोहल्ला महक रहा था और कीमती गाड़ियों का आना शुरू हो गया था। वादे के मुताबिक प्रकाश ने अपने पिता को घर के सबसे पीछे बने एक छोटे और सीलन भरे गोदाम में छिपा दिया था, जहां पुराने गद्दे और कबाड़ रखा हुआ था।
राधेश्याम जी उस अंधेरे कमरे में एक टूटी हुई चारपाई पर बैठे बाहर से आ रही संगीत और हंसी की आवाजें सुन रहे थे। उनके घुटनों का दर्द अब भी उनकी जान ले रहा था, लेकिन आज उनके दिल का दर्द उस शारीरिक दर्द से कई गुना बड़ा था। दोपहर के समय घर के मुख्य द्वार पर एक साधारण सा व्यक्ति पहुंचा। वो राधे श्याम जी के पुराने मित्र और साथ में काम कर चुके बंसी काका थे। बंसी काका बहुत ही सीधे, सच्चे और आयुर्वेद के ज्ञानी इंसान थे। जब उन्होंने घर के अंदर कदम रखा और चारों तरफ देखा, तो उन्हें अपना मित्र कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने प्रकाश को मेहमानों के साथ हंसते हुए देखा और सीधे उसके पास पहुंच गए। अरे प्रकाश बेटा, बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मेरा मित्र राधेश्याम कहाँ है? आज इतने बड़े दिन पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बंसी काका ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए पूछा। प्रकाश थोड़ा सकपका गया। उसने बंसी काका को किनारे ले जाकर धीमी आवाज में कहा, काका जी, वो बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उनके घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है और वो बैसाखी के सहारे बहुत बुरा लंगड़ा कर चलते हैं। आज यहाँ शहर के नामी लोग आए हैं, अगर वो ऐसे बाहर आते तो अच्छा नहीं लगता ना। इसीलिए मैंने उन्हें पीछे वाले कमरे में आराम करने के लिए कह दिया है। यह सुनते ही बंसी काका के चेहरे की रेखाएं कठोर हो गईं। वो बिना कुछ कहे सीधे घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ चल दिए। जब उन्होंने उस गोदाम का दरवाजा खोला, तो देखा कि उनका मित्र राधेश्याम एक कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा है और दर्द से कराह रहा है। बंसी काका का कलेजा फट गया। वो तेजी से वापस मुख्य भवन में आए, जहां प्रकाश और नेहा अपने मेहमानों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। बंसी काका ने बिना किसी की परवाह किए प्रकाश का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे भीड़ से अलग खींच लाए। प्रकाश, शर्म नहीं आती तुझे? बंसी काका की आवाज में इतना क्रोध था कि प्रकाश सहम गया। जिस बाप ने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज तूने उसे एक कबाड़ खाने में छिपा दिया। तुझे उनके लंगड़ाने से शर्म आती है? प्रकाश ने अपने बचाव में कहा, काका जी, आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मैंने बड़े बड़े चिकित्सकों को दिखा लिया है। उनके घुटने खराब हो चुके हैं। मैं क्या कर सकता हूं? वो मेरी कोई बात नहीं मानते। मैं अपने रुतबे को उनकी वजह से दांव पर नहीं लगा सकता। बंसी काका की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपती हुई उंगली से प्रकाश की तरफ इशारा किया और बोले, तेरा रुतबा, तेरी हैसियत। प्रकाश, तुझे पता भी है कि तेरे बाप के ये घुटने खराब कैसे हुए? तू अपने बाप के चलने के तरीके से शर्मिंदा है ना? तो सुन आज सच्चाई। नेहा भी पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। बंसी काका ने भारी आवाज में कहा, 25 साल पुरानी बात है प्रकाश। जब तू 7 साल का था तो तुझे एक भयंकर बुखार ने जकड़ लिया था। उस बुखार ने तेरे दोनों पैरों की ताकत छीन ली थी। तू बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। गांव के वैद्य ने कह दिया था कि तू जीवन भर के लिए अपाहिज हो चुका है और कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। तेरे इलाज के लिए शहर के सबसे बड़े अस्पताल में जाना था, लेकिन उस समय गांव से शहर जाने के लिए कोई साधन नहीं था और बाढ़ की वजह से सारी सड़कें टूट चुकी थीं। बंसी काका फूट फूट कर रोने लगे। तेरे इस बाप ने हार नहीं मानी प्रकाश। इसने तुझे अपनी पीठ पर बांधा और लगातार 25 किलोमीटर तक उस कीचड़, पत्थरों और टूटे हुए रास्तों पर पैदल चला। उस भयानक तूफान में वो 2 बार गिरा। उसके घुटनों से खून बहने लगा, हड्डियां चटक गईं, लेकिन उसने तुझे अपनी पीठ से नहीं उतरने दिया। उसने समय पर तुझे अस्पताल पहुंचाया और तेरी जान बचाई। तेरे पैरों में आज जो ताकत है ना, वो तेरे बाप के घुटनों का खून चूस कर आई है। तेरे भविष्य को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इस महान इंसान ने अपने पैरों की बलि दे दी। और आज आज जब उसी बलिदान की वजह से वो लंगड़ा कर चल रहा है, तो तुझे शर्म आ रही है? यह सच्चाई किसी बम की तरह प्रकाश के कानों में फटी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथों से उसके नए शोरूम की चाबियां छूटकर जमीन पर गिर पड़ीं। उसके दिमाग में वो बचपन की धुंधली यादें ताज़ा हो गईं, जब वो अपने पिता की पीठ पर सिर रखकर सोया करता था और उसके पिता बारिश में भीगते हुए, हांफते हुए चलते थे। नेहा का चेहरा भी शर्म से पीला पड़ चुका था। उसकी सारी झूठी शान हवा हो गई थी। प्रकाश का पूरा शरीर कांपने लगा। वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ उस पुराने गोदाम की तरफ भागा। दोस्तों, एक पिता अपनी संतान के लिए दुनिया के हर तूफान से टकरा जाता है, लेकिन जब वही संतान बड़ी होकर पिता को ही अपनी दुनिया से बाहर कर देती है, तो उस पिता की आत्मा पर क्या गुजरती होगी?
क्या प्रकाश का यह पश्चाताप उसके पिता के टूटे हुए घुटनों और टूटे हुए दिल को जोड़ पाएगा? अगर आपके दिल में भी माता पिता की इस निस्वार्थ सेवा के लिए आदर है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव हमें बताता है कि आज भी समाज में इंसानियत और रिश्तों की कद्र करने वाले लोग जिंदा हैं। बिना कोई देर किए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के इस बेहद रहस्यमयी और चमत्कारिक हिस्से में मेरे साथ आगे बढ़ें। प्रकाश ने गोदाम का दरवाजा खोला और सीधा अपने पिता की चारपाई के पास जमीन पर गिर पड़ा। वो राधे श्याम जी के कमजोर और सूजे हुए घुटनों को चूमकर जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं कितना अंधा, कितना नीच हो गया था। मेरे इस झूठे रुतबे और इन पैसों की चमक ने मुझसे मेरी इंसानियत ही छीन ली थी। मैंने आपके उस महान बलिदान को एक पल में भुला दिया, जिसकी वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं आपका गुनहगार हूं। प्रकाश बच्चों की तरह बिलख रहा था। राधे श्याम जी ने अपने कांपते हाथों से अपने बेटे का सिर उठाया और उसे गले लगा लिया। अरे पागल, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। पिता तो होता ही इसलिए है कि वो अपने बच्चों के सारे कष्ट खुद झेल ले। तू रो मत मेरे बच्चे, मेरा सारा दर्द तो तेरे इस एक आंसू ने ही धो दिया। तभी बंसी काका भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, मुझे तेरे इन आंसुओं से कोई मतलब नहीं है प्रकाश। मेरे मित्र को ठीक करने के लिए मुझे तेरे उन महंगे अस्पतालों की भी जरूरत नहीं है जिन्होंने सिर्फ पैसे लूटना सीखा है। हमारी प्रकृति और रसोई में ही वो अद्भुत औषधि मौजूद है जो इन मरे हुए घुटनों में भी जान फूंक सकती है। यह कहकर बंसी काका प्रकाश को सीधे रसोई में ले गए। उन्होंने कूड़ेदान में पड़े हुए नींबू के छिलकों को निकाला। ये देखो प्रकाश, बंसी काका ने नींबू के छिलके दिखाते हुए कहा। तुम लोग रस निकालकर इन छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हो, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार नींबू के छिलकों में हड्डियों और जोड़ों के दर्द को चूस लेने की एक जादुई ताकत होती है। इसमें मौजूद तेल और विटामिन नसों की सूजन को जड़ से खत्म कर देते हैं। बंसी काका ने एक कांच का साफ जार लिया। उन्होंने उन नींबू के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और जार में डाल दिया। फिर उन्होंने उस जार को शुद्ध तिल के तेल से पूरी तरह भर दिया और उसे बंद कर दिया। सुन ले प्रकाश, बंसी काका ने कड़क आवाज में कहा, इस जार को 15 दिन तक तेज धूप में रखना है। 15 दिन बाद नींबू के छिलकों का सारा अर्क इस तिल के तेल में समा जाएगा और यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली जोड़ों के दर्द का निवारक बन जाएगा। लेकिन यह चमत्कार तभी होगा जब तू रोज रात को खुद अपने हाथों से इस तेल को हल्का गर्म करके अपने पिता के घुटनों की मालिश करेगा और उसे एक गर्म सूती कपड़े से बांधेगा। क्या तू कर पाएगा ये? प्रकाश ने रोते हुए तुरंत हामी भर दी। उसने उसी वक्त अपने पिता को उस गोदाम से बाहर निकाला और घर के सबसे आलीशान और हवादार कमरे में उनका बिस्तर लगवाया। नेहा ने भी अपने व्यवहार में पूरी तरह बदलाव कर लिया था और वो अपने ससुर की हर जरूरत का ध्यान रखने लगी। 15 दिन बाद वो जादुई तेल तैयार हो चुका था। प्रकाश रोज रात को नियम से उस तेल को हल्का गुनगुना करता और अपने पिता के घुटनों की बेहद कोमलता से मालिश करता। जब प्रकाश के हाथों का वो गर्म और प्यार भरा स्पर्श राधे श्याम जी के पैरों पर पड़ता, तो उनकी आंखों से असीम शांति के आंसू छलक पड़ते और सचमुच आयुर्वेद की उस महान औषधि और एक बेटे के सच्चे प्रेम ने वो चमत्कार कर दिखाया जो दुनिया की बड़ी बड़ी शल्य चिकित्साएं नहीं कर सकती थीं। 1 महीने के निरंतर मालिश और देखभाल से राधे श्याम जी की हालत में अद्भुत सुधार आया। नींबू के छिलकों और तिल के तेल ने उनके घुटनों की सारी सूजन और दर्द को जड़ से खींच लिया था। उनके घुटनों में जैसे नया ग्रीस बन गया था। अब वो बिना किसी बैसाखी के, बिना किसी सहारे के पूरे घर में हंसते मुस्कुराते हुए चलते थे। उनके पैर सचमुच लोहे जैसे मजबूत हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो उस घर में रहने वाले प्रकाश और नेहा के मन का हुआ था, जिसमें से सारा घमंड निकलकर सिर्फ प्रेम, पश्चाताप और सम्मान भर गया था। अब वो घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि सचमुच का एक मंदिर बन चुका था। दोस्तों, हमारी रसोई और प्रकृति में बहुत चमत्कारी गुण होते हैं, लेकिन उनका असली असर तब होता है जब उनके साथ अपनों की सेवा और असीम प्रेम जुड़ा हो।
बुजुर्गों के घुटनों का दर्द या शरीर की कोई भी कमजोरी केवल उम्र का तकाजा नहीं होती, बल्कि वो उस तिरस्कार और अकेलेपन का भी नतीजा होती है जो हम अनजाने में उन्हें दे देते हैं। दुनिया की महंगी से महंगी दवाई सिर्फ शरीर का इलाज कर सकती है, लेकिन बुजुर्गों की आत्मा का इलाज सिर्फ उनके बच्चों का स्पर्श और प्यार ही कर सकता है। अपने माता पिता के त्याग को कभी मत भूलिए। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में उन्हें आपके रुतबे की नहीं, बल्कि आपके थोड़े से समय और बहुत सारे प्यार की जरूरत होती है। उनकी कद्र करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि जब यह साया सिर से उठ जाएगा तो पछताने के लिए आपके पास पूरी उम्र भी कम पड़ जाएगी। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगर इस कहानी ने आपके दिल के तारों को गहराई से छुआ है और आपकी आंखों में भी अपने माता पिता के लिए थोड़ी सी नमी आई है, तो कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस परिवार को और मजबूत बनाता है। इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं। कमेंट्स में जय माता पिता जरूर लिखें और मुझे बताएं कि आप अपने माता पिता की सेहत और खुशी का ख्याल कैसे रखते हैं। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही दिल से हमसे जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के प्यार के साथ हमेशा आबाद रहें। धन्यवाद।